आईसीयू के अंदर डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए स्पीच आती है। आपने रोहित कुमार, विजय कुमारी, हुसैन राघव, परकराम, वैशाली, बिहार राज्य में पटना, आज 10 में ये आप देख रहे हैं। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो किसान है इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। ये डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रहा होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियाँ भी चलेगी, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल डेट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्कूल का आपको मिलेगी और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियाँ हों, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, तो उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, पैसे और जल्दी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। हो गया है बोलना। And all thanks to BRC sir, Namta ma'am, Bansiya ma'am, and all the team and all the amazing member in the group also who used to support each other. वाइफ का मतलब ऐसा रो रो कर बुरा हाल था, तो ये नहा रहा है, कौन नहा रहा है? ये पानी में ऐसे बैठ नहीं पाता था, जो अभी ये धीरे धीरे करके बैठना स्टार्ट किया। अभी इस तरह से मतलब कुछ भी एक्टिविटी इसका नहीं करना, मतलब जैसे अपने मर्जी में अपने आप में रहना है। ये सब अभी ये रिसेंट वीडियो, पहला तो आपने पहले का देखा था, अभी ये सब रिसेंट वीडियो है। स्पीच ना के बराबर था। 10 दिन में स्पीच आती है। आपने रोहित कुमार, विजय कुमारी, हुसैन राघव, परकराम, वैशाली, बिहार राज्य में पटना, आज 10 में ये आप देख रहे हैं कि माइक पकड़ता नहीं था। हम लोग जब पहला पीएमटी हुआ था स्कूल में, एक एक्टिविटी था, मतलब मतलब पकड़ता नहीं था माइक, मतलब इसको टीचर लोग ले नहीं जाना चाहते थे ये स्टेज पे, जो ये कुछ करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जबरदस्ती इसको लेकर के गए, फिर भी कुछ नहीं किया। वो टाइम हम लोगों ने फर्स्ट में अगर सारे वीडियो डिलीट कर दिए, मतलब देखने पे ना मतलब अजीब सा अंदर से लगता था। अरे तो पहले का वीडियो दिखा था तो यू कैन कोरिलेट द थिंग्स। एक गाना आप सुनाना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय अन्य बना प्राणदाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू।
कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सॉरी क्योंकि लॉस ऑफ टाइम। में उठा के लेके आए थे, उस टाइम उनका फेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इतना स्वेलिंग था, हाथ पैर स्वेलिंग था, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल था, उनका लेटरिन भी नहीं होता था, बीपी बहुत एक्सट्रीम हाई था, यूरिया 219, क्रिएटिनिन मोर देन 8, हीमोग्लोबिन लेस देन 6 और पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो गया था। 8 बार डायलिसिस होने के बावजूद ये हाल हो गया था। उनको डायलिसिस लाइन, उनका सेंट्रल लाइन लगा था उनके गर्दन के साइड में, और वैसी कंडीशन में लेके आए। उसके बाद हम डॉक्टर बीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल्स है, 0 वोल्ट थेरेपी, अम्ली, उसके बाद जो ग्रेड सिस्टम में हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, कुछ डिकोशन हम दिए और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटरिंग में रखे। तो विदिन 20 डेज मिराकिल हो गया, जो आज तक साइंस में या इतिहास में है ही नहीं कि कोई डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस फ्री हो सकता है। वो भी 1 साल पहले उनको ट्रीट किए थे, आज भी वो स्वस्थ हैं और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका किडनी ब्रेन न्यू बन सकता है। जो बोलते हैं कि एक बार नेफ्रॉन सेल किडनी का डैमेज हो जाए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है, ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि किडनी का नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो जाए वो भी प्राकृतिक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि आदमी का बनावट मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है। तो दुनिया का कोई टैबलेट इंजेक्शन उसको सही नहीं कर सकता है। ड्रगलेस थेरेपी और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ही वो सही कर सकता है। अब उनका दोनों किडनी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन लेस देन 1.8 है, हीमोग्लोबिन मोर देन 8 है और यूरिया नियर अबाउट 46 है। और जो एक स्टेप चलने में जिसको हाँपते थे, वो उड़ीसा से दिल्ली के नॉर्मल जो स्टेप है रेलवे स्टेशन में चल के खुद ही अपने आपके सामने इधर मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? आपको बस रिपोर्ट चाहिए। ये खुद अपने पैर में खुद चल के यहाँ आए हैं। और आप लोग जो बोलते हो कि नेचुरोपैथी 1 महीना में डायलिसिस फ्री कर दिया, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सालों के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसका डाटा आप लोग ढूंढते हो, उसका डाटा आपके सामने है। तो नेचुरोपैथी ऐसे नहीं है, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है। सार भी जो बता रहे तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है, जो 5000 साल पुराने जो तथ्य है उसको उजागर करने का काम सार कर रहे हैं। ये दुनिया में जो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े लोग, संत महात्मा जो किए थे, उनका वाणी, उनका तथ्य को आज भी उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सर का नमन करता हूं। और ये मुहिम को हर एक घर में हमको पहुंचाना है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग, हेडेक टू हार्ट अटैक, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, किडनी फेलियर, कोई भी रोग हो, शरीर अगर रोग बना सकता है तो शरीर उसको सही भी कर सकता है। हमारे शरीर में जो 300 ट्रिलियन सेल है उसका बनावट जिंदा रहने के लिए है, ना कि मारने के लिए। तो हम केमिकल ड्रग्स खा के उसको जो रोज मरखप का जिंदगी में मार रहे हैं, वहीं से हमको वास्ता छोड़ के प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ मुक्त और स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकता है। धन्यवाद। और फर्स्ट डॉक्टर में इंजीनियर फाइल लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ। और अचानक खांसी हुआ, खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, न बुखार की, न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहाँ से मैंने 18 साल अपनी ज़िंदगी ऐसे चलाए हैं। और उन्होंने न मैंने कोई रिपोर्ट कराई, न मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ,
आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने इसी स्थिति में, और लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर को कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ, जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनीष सर को हम फॉलो करते थे, विश्वरूप सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस हम इनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरा ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था, जो सब बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था, बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि अब आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहाँ से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ, लास्ट अप्रैल की बात है, और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। जब तक मेडिसिन नहीं ले रहा था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अंडर कंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेक द नेम, बट उस हॉस्पिटल में मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ, मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से ही सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाट कर ढूंढते थे, कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर हम विश्वरूप सर के घर उनके उसमें गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे बाटम लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए, सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, तो हमने सर से बात की। सर में ही सो हम्बल, सो जेंटल, कि हमें ले आके अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बताया, सारी चीज़ें बताई। और ट्रस्ट में तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% GFR आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और हम चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे सिम्टम जिले के मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72-73 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी, मैं पहले वाइफ को बोलूँगा, बिकॉज इनिशियल 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी, घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर की गाइडेंस में और मैडम की गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीज़ें और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी कट के ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आगे मिल ले और मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी, कैजुअली रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितनी ज़्यादा परेशान है ना। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें क्लियरली पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी यहाँ सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, फिर क्रिएटिनिन नंबर हो गया 1.66, पहले GFR 22 था, 47 पे आ गया, डबल करीब हो गया यहाँ तक। I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Vishwarup Sir. ICU के अंदर डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक, मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे DIP डाइट,
जीरो फॉल्ट थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और बीपी के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने ये DIP डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत बीपी शूट अप करता था, अराउंड 160 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है जब इनको एक इवेंट में एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका बीपी ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से बीपी बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। तो मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो बीपी को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है, मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन। और सभी आप जितने भी आम जनता हैं, मैं हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है और कुछ भी। धन्यवाद। जांच कराई, जांच में पता चला इनको कैंसर है। उसके बाद इन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी के 4 महीने बाद इनको फिर से गांठ बन गई। गांठ होने के बाद फिर इनका विश्वास एलोपैथी से हट गया। तो इन्होंने BRC सर की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद में इन्होंने डाइट प्लान को शुरू किया। शुरू करने से इनको कुछ फ़ायदा मिला। फ़ायदा मिलने के बाद इनको पता चला कि हमारे शहर में भी क्लिनिक है। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे से कांटेक्ट करने के बाद तब ये मेरे पास आया, तो एक उत्साह इनके अंदर मैंने देखा, एक करने का जज्बा मैंने देखा। तो मुझे भी लगा था ये अच्छे से कर भी लेंगे, और अकेले आए थे मेरे पास में, ये कोई डर नहीं था इनके अंदर। और पूरा प्रोटोकॉल इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया। और 8 से 9वें दिन के अंदर इनकी कॉल आई, 8 से 9वें दिन बोले कि मेरी गांठ पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो ये गांठ इनको थी पहले, और 1 महीने के बाद में फिर इनकी फोटो ली गई। तो ये पिक्चर बाद 1 महीने बाद ली। फिर 3 महीने इनको मैंने डाइट कराई। 3 महीने के बाद अब इनको पूरे 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक है, सारे लक्षण इनके जा चुके हैं। और अभी तक इन्होंने गेहूं की रोटी तक भी नहीं खाई है। और कुछ पेशेंट मेरे पास आते बोलते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, जबकि इनका वजन बढ़ा है सिर्फ फल और सलाद से। और कुछ नेचुरोपैथिक थेरेपी इन्होंने की है, साथ में हमारे सनलाइट है, जीरो वॉल्ट थेरेपी है, अनेक थेरेपी इन्होंने की है। सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, और ये 2024 में कैंसर अटैक हुआ था। और जब कैंसर की रिपोर्ट सामने आई तो फिर पूरा परिवार हमारा हिल गया। कैंसर के नाम सुनते ही हिल गया। तो कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसका सामना करना आना चाहिए हमें जी। क्योंकि एलोपैथी में तो उसका इलाज है ही। एलोपैथी के चक्कर जाल में ना फंसे। मेरा यही रिक्वेस्ट आप सभी से कि एलोपैथी के चक्कर पर जाल में ना फंसे। उसके जाल में फंस के मैंने पूरा अपना चेहरा कटा दिया है यहाँ से, थोड़ी ये मेरा दाढ़ ऊपर की निकली हुई है ना। तो फिर उसके 3 महीने बाद, ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद मेरे दोबारा से यहाँ पे चीजें बननी शुरू हो गई। ठीक है जी। मैंने उन डॉक्टर से बोला, सर जी ये क्या हुआ? वो बोले भैया ये तो दोबारा फिर आएगा, दोबारा भी आएगा, चौबारा भी आएगा। मैं जब आपके यहाँ इसका इलाज नहीं था तो मेरा ऑपरेशन क्यों किया आपने? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। ठीक है। मेरे पास BRC सर की एक वीडियो फोन पे मैं देख रहा था, तो एक वीडियो मिली मुझे, मैंने वो घर पे रह के फॉलो करी, तो उससे मुझे राहत मिली। फिर मैंने सोचा, जब BRC सर बताते हैं कि हमारे क्लिनिक बहुत है, तो मैंने अपने शहर में ही क्लिनिक ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे पूरा क्लिनिक मिला, वहाँ मैंने जाके डाइट फॉलो करी, उन्होंने चार्ट दे दिया मुझे। एक्चुअली वैक्सीन लिया हुआ ये ऑर्गन डॉक्टर, यानी कि मैच डॉक्टर आपकी तरफ हो और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेडी वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से फिर वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना भी पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एक्चुअली वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे भागना, क्योंकि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और बचा रहा से और कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी,
और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आई होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज अगर हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना आपके, यही डरता रहता है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पर लगा दो, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास होता है, कैन नॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ है। सबूत कोई है, सबूत है तो दिखा दो। मैं तो पहले ही बोला, आज ही बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दूंगा, आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आया, क्योंकि है ही नहीं। और जो तरह के सबूत है वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कई दोनों तरह की दवाइयाँ हैं। डायबिटीज का जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी तरफ दवाई, तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर रेबीज डॉग, अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस भी बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का हर एक के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं, जो मैंने अभी बताया। चौथा, HIV से एड्स हो जाता है। HIV नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे HIV से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ है हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम पे मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगी, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, और आप हमें सुनते आए हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम बायोप्सी पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इससे इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द को पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख करेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला, सारे पंडित कम्युनिटी हो जाते थे। पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले सिद्धू नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते हुए भी 1 साल हो गए, ठीक है, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने? एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा। ध्यान आ रहा है उस तरह की न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में याद आएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा।
लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का? वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। तो जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको वो सुपरस्टिशन से फायदा होता है, वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए, ठीक है। तो सातवां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड एडीएचडी आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को एडीएचडी है, ऑटिज्म होता क्या है समझिए। अगर किसी की बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है, कोई ऑटिज्म है, तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकत 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा? वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक उठा लेगा, आपके पास जाकर बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। एडीएचडी क्या है समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा? आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपके ऊपर पूछ जाएगा, क्यों ये माइक उठा के किसी को फेंक देगा, क्यों आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। एडीएचडी के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहाँ की जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, गिरेगा, तो यह है एडीएचडी। तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आज जो आपकी बच्चे की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या? तो जब भी कुछ समझ में आए जेनेटिक पर घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले एडीएचडी ऑटिज्म क्यों नहीं था? तभी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है, दिखा दो। एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में, आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, अक्सर 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की। और जो बच्चे झेल नहीं पाते तो एज ए रिजल्ट होता है आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का व्यक्तिगत बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले, 70, और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगानी, 60 हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, कारण नहीं दिया उन्होंने, है ना। तो जहाँ से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों के साथ मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है, तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा भी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन तो उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेल में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना। वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए,
नहीं आते तो लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है। टाइम 5 में हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000 है। और ये डेटा में उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते। स्पेशल स्कूल में जाते हैं, वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर है। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो गए। लेकिन यहाँ है तो आए नहीं, अभी तक आए थे पिछले सीट के आसपास देखे, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हमारे खिलाफ तो कैसे सुने, तो उससे अच्छा सर्वे एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ तो आके आप ये सिद्धि कर तो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा, आने नहीं वाले बिकॉज ये सत्य है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो उस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ तो गलत साबित हो गया। तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद, और वो करीब 9 साल जिंदा रहे। तो अपने घर पे ही वो कैद थे और आखिरी के समय में तो वो अंधे भी हो गए। और उसके काफ़ी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टेब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट अदर वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध को आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फायदा हो रहा है। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं उनको दवाई नहीं है, उसको छुपा, जहाँ भी छुपाए उठा के आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ करने की, नया खोज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वजों ने लिख के आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले, लिख के गए हैं, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट पे वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सबको ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे, एक इतना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ का अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ धराशायी हो सकता है। तो जड़ का अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक करके वैक्सीन आते गया। तो आप देख रहे हैं हर 25 महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ हैं, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियाँ शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिखना शुरू हो गई थी। और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा, उस लिटरेचर में ये आपको आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी भी मौतें नहीं होती हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया था 5,000 साल पहले कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं, 5,000 साल पहले की है, 5,000 राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5,000 साल पहले भी है और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14 उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है क्या है वो किसी को नहीं पता। कुत्ता काटेगा इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हमारे दिमाग में बैठा है काला बिल्ली
अगर आपका रास्ता रोके तो हमें रुक जाना है। दिमाग बैठा हुआ है, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक गया तो ये कुछ। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो चौथा इंजेक्शन तो लगे पेट में रखकर घुमा के, है ना। अब चौथा इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो, लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है, और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, तो छोड़िए इसको, मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। हमने ये पाया है दिमाग में बैठ के कि इंसान नाम का कोई है पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इंसान बनेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं, वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं, सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए, आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल का तो वो काला घोड़ा वाला नीग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वैरायटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज के ये 18 वैरायटीज, पिछला वैरायटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वैरायटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म होंगी? और जितना ढूंढेंगे और मिलेंगी, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से तो पहला वाला है, ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी सरकार कौन उसको बोला। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझेगा मेरी बात, है ना। तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो वो प्रोटेक्शन है, पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं, इनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है, तो बोलेगा भाई ये इनमें से क्यों ना ये वाला जो है ये RABV, राइट। सो ये जो है इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता नहीं, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 के लिए ये भी नहीं पता हमें, समय बीतता जाएगा, आपसे 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चल जाएंगे, इसका मतलब नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे, लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना। जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे,
बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद है, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आपने वैक्सीन लगा लिया तो ठीक ही होगा, है ना, भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट। तो पहले बात इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी सब तरह, और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस में होंगे, उनका क्या, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ, जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, आस्था हो सकता है, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए, वो आस्था हो सकता है, आपका बिलीव हो सकता है, सबका जो बिलीव है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस का बोलो कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज करें, मेडिकल आस्था तो यूज करें, राइट, मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे करा सकते हो। इसका जो सबसे रिसेंट उदाहरण है, आपकी आंखों के सामने आपने जिया है, देखा है, और खैर जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, उन सबके एविडेंसेस भी देता जा रहा हूँ साथ साथ, राइट। तो जैसे आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, सब ने हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने रिपोर्ट आपके आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे, मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का उतना डर नहीं है, यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए, जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग भी, वुहान में चल रहा है जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये कह सकता है, वो कह सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर पहली बार जीवन में आपने पीपी किट नाम की कोई चीज़ होती है पॉलिथीन की तरह या रेनकोट की तरह, वो आपने देखा, राइट, पहली बार ध्यान के ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दिन था जब ये तो मुझे पता ही था कि ये सब चीज़ें खेल शुरू हो गया है, तो लेकिन ये खेल शुरू हो गया तो ये लोगों तक बताना जरूरी, ये खेल है, असली नहीं है। और फिर 5 मार्च 2020 अपॉइंटमेंट लेके पार्लियामेंट में गया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी से मिला मैं कि ये जो आप बता रहे हैं और ये टीवी में देख रहे हैं, और कुछ 5-7 लोगों को क्वारंटाइन करके भी रखा हुआ है स्पेशल पता नहीं कौन से वार्ड में, तो ये सब तो झूठ है, ये सब तो खेल है, और खांसी जुकाम को ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया जा रहा है। तो उनका जवाब था, याद रखिए जो भी बोल रहे हैं लाइव है, तो ये मत सोचिए कि इस मंत्रालय में कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है ना। दीज ऑल शुड बी कैन बी वेरीफाइबल, इट इज वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट के वहाँ के रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आती है कि मैंने कहा ये खेल है और इसकी सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, ये नहीं पता, तो मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में, आप मुझे याद दीजिए, मैं ना तो मास्क लगाऊंगा ना पीपी किट लगाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, या मैं अकेला आ जाऊँगा और उनके साथ रहूँगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब न हो जाए, मैं रह के दिखाऊंगा। 3 स्टेप टू टाइट आपको पता ही है, जो CI हमारे स्टूडेंट हैं। तो उनका जवाब था कि हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है, मुझे भी पता है, डॉक्टर है क्योंकि, कि ये तो एक मामूली खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, WHO जो बोलेगी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म हुई और मैं वहाँ से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है,
एज ए कॉमन मैन मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाज़ा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने पूर्वजों को या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। ये सोच के नहीं बैठे कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, कुछ हो नहीं सकता। जिस प्रकार ये मार्च का ही महीना था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और लेके मार्च के महीने में भारत में आके अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया। 1944 की बात है, यही महीने की बात है मार्च की। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आज के भगत सिंह, आज के चंद्रशेखर आज़ाद, आज के सुभाष चंद्र बोस तो आप ही हैं, हम ही हैं, हम ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, हम ही में से आएगा, ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको। 7 मार्च यानी आज के दिन 2020, उस दिन भी सैटरडे था, आज भी सैटरडे है, हमने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट को स्टार्ट किया, राइट। तो दैट इज द फाउंडेशन डे कि हमें अपनी आर्मी तैयारी तैयार करनी पड़ेगी। हमारे अपने लोग जिनको सही बात ट्रेनिंग दे के जो घर घर पहुंचे, और आप में से भी कई सारे थे, हाथ रेस कीजिए, आप में से देखो यहाँ पे कई सारे थे, ये तो यहाँ पे हैं, पीछे भी हैं, उधर पीछे भी बैठे हैं, आप लोग सब 2020 से जुड़े हैं, राइट, इस फाउंडेशन डे से। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट, जितनी हमारी हिम्मत थी, जितनी हमारी पहुंच थी, आप सब लोग मिलके, और ऐसे करीब 800 लोगों की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में घर घर जाके उनका मास्क उतार के 3 स्टेप फ्लूइड दे के लोअर लेग हार्ट इमर्शन करके उनको ठीक करने का काम हमने लिया हाथ में। और साथ में ये बताने का कि ये खेल है और खेल क्यों है, ये भी अवेयरनेस अलग अलग तरह से फैलाया। और बल्कि उस वक्त तो ये कोविड के नाम पे फ्लू सेंटर हमने खोला। ये देश का उस वक्त का अहमदनगर में सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर था। हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कोविड तो खेल है, खांसी बुखार सेंटर, हालांकि लिखा बाहर कोविड सेंटर था। और इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 1100 बेड थे, सारा फूड रखा था, और इसमें हमारे ही एक्सपर्ट, आप में से लोग यहाँ पे एज ए डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे थे। याद रखिए ये वो समय था जब लोग